एक मासूम सी आवाज। भैया, मुझे बैंक में पैसे जमा करने हैं। पैसे? किसके? तेरे? गार्ड की आंखों में शक और हंसी दोनों थी। चल भाग यहाँ से छोटू, यहाँ 10-20 रुपए जमा नहीं होते। उसका हुलिया ही ऐसा था, फटे हुए कपड़े, पैरों में टूटी हुई रबर की चप्पल और कंधे पर एक मैली कुचैली सी पोटली। बैंक के उस आलीशान गेट पर खड़ा वो बच्चा किसी भी नजरिए से ग्राहक नहीं लग रहा था। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और हकाते हुए हाथ आगे बढ़ा दिया। बाहर जा, यहाँ गेट पे भीड़ मत लगा। बच्चा सहम गया, दिल जोर से धड़का लेकिन कदम पीछे नहीं हटाए। आसपास खड़े लोग तमाशबीन बन गए, कुछ के चेहरों पर मजाक वाली हंसी थी। गार्ड ने भी शायद मजाक समझते हुए और लोगों को हंसाने के लिए उसे धक्का देने के बजाय रास्ता छोड़ दिया। अंदर जाके देख ले, लेकिन खबरदार, जो लाइन में घुसने की कोशिश की तो। और फिर दरवाजा खुला। बाहर की धूल और गरीबी से बिल्कुल अलग अंदर एक नई दुनिया थी। एसी की ठंडी हवा, पॉलिश किए हुए फर्श और नोटों की वो महक। बच्चा धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ा। मैडम, मुझे पैसे जमा करने हैं। काउंटर पर बैठी कर्मचारी ने अपने काम से नजर हटाई। उसकी नजर उस गंदी पोटली पर गई और वो अपनी हंसी रोक नहीं पाई। इसमें क्या है? चिल्लर कितने होंगे? 100, 200? बगल के काउंटर से एक और आवाज आई। पहले असली कस्टमर्स का काम निपटाओ यार, इनका तो चलता रहता है। बच्चे को लाइन से हटाकर किनारे कर दिया गया। वहां बैठ जा चुपचाप। वो बच्चा अपनी पोटली को सीने से भींचकर बेंच के कोने में सिकुड़ कर बैठ गया। हर गुजरते मिनट के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। वो बार बार घड़ी देखता, फिर अपनी पोटली को टटोलता। हिम्मत करके वो दोबारा खड़ा हुआ, फिर से काउंटर पर गया। इस बार उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। प्लीज पैसे जमा कर लीजिए ना, अगर ये खो गए तो मेरे माँ बाप बहुत परेशान हो जाएंगे। इस बार कर्मचारी का सब्र टूट गया। वो झल्ला उठी। ठीक है, लाओ इधर, खोलो अपनी ये पोटली, हम भी तो देखें ऐसा क्या खजाना लाए हो तुम। पूरे बैंक की निगाहें उस पर थीं। जैसे ही वो मैली सी गांठ खुली, सन्नाटा ऐसा कि सुई गिरे तो शोर हो। उस पोटली में जो था उसे देखकर बैंक वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों, जरा माहौल को महसूस कीजिए। सुबह के 11 बज रहे थे। बैंक के अंदर सब कुछ परफेक्ट था। महंगे सूट पहने बिजनेसमैन, अपनी जमा पूंजी सहेजने आए बुजुर्ग और होम लोन के सपने देखते युवा जोड़े। हर तरफ कामयाबी और पैसे की खनक थी। लेकिन वो बच्चा राजू, उसके पैर कांप रहे थे। वो पोटली सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं थी, उसमें शायद उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज थी। 3 काउंटर थे, तीनों बिजी। पहले पर वीआईपी डीलिंग, दूसरे पर भारी भरकम ट्रांजैक्शन। राजू तीसरे काउंटर पर गया जहां प्रिया बैठी थी। प्रिया ने पहले तो उसे नोटिस ही नहीं किया। जब नजर पड़ी तो माथे पर शिकन आ गई। फटे हाल में एक भिखारी जैसा दिखने वाला बच्चा। पैसे जमा करने हैं? प्रिया के लहजे में हिकारत थी। उसने पोटली की तरफ ऐसे इशारा किया जैसे वो कोई कचरा हो। 100-200 रुपए के लिए हम मशीन नहीं रोकेंगे, जाओ यहाँ से। दूसरे काउंटर से ताना आया। प्रिया, ये बैंक है या अनाथालय? अगर कोई काम नहीं है तो इसे बाहर निकालो। ये लोग सिर्फ एसी की हवा खाने आते हैं और बदबू फैलाते हैं। बैंक में एक अनकहा नियम था, गरीबों के लिए यहाँ कोई इज्जत नहीं है, मानो गरीबी अपने आप में एक जुर्म हो। प्रिया ने वापस अपनी फाइलों में सिर गड़ा लिया। बोला ना, उधर बैठो, जब मेरा काम खत्म होगा तब देखेंगे। उपेक्षा, अपमान और अंतहीन इंतजार। राजू बेंच पर बैठा रहा। लोग आते रहे, जाते रहे। किसी ने उसे सहानुभूति से देखा तो किसी ने अपनी नाक से कोड़ ली। एक बच्ची उसके पास आई तो उसकी माँ ने उसे झटके से खींच लिया। दूर रहो, ये गंदे लोग हैं। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा बीत गया। प्रिया का काम खत्म ही नहीं हो रहा था। शिफ्ट बदल गई, नए लोग आ गए, लेकिन राजू अब भी अदृश्य था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सोचिए उस बच्चे के डर को। अगर किसी को पता चल गया कि उसके पास क्या है, अगर कोई बदमाश आ गया, अगर बैंक वालों की नीयत डोल गई। उसके पिता ने कहा था, बेटा, घर पर रखना सेफ नहीं है। बैंक में पैसा सुरक्षित रहता है, बस सीधे जाना और जमा कर देना। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा था। राजू से अब रहा नहीं गया। वो कांपते हुए फिर खड़ा हुआ। मैं बहुत डर रहा हूँ, प्लीज जमा कर लीजिए। ये मेरी बहन की स्कूल फीस और उसकी जिंदगी के पैसे हैं। प्रिया ने झुंझलाते हुए पेन पटका। अरे मुसीबत है, खोलो खोलो इसे अभी। उसकी आवाज में अब भी मजाक था, लेकिन थोड़ी जिज्ञासा भी थी। और यही वो पल आया जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। पोटली खुली, अंदर से निकले कड़कड़ाते बिल्कुल नए 500 के नोटों के बंडल। एक नहीं, दो नहीं,
पूरे 20 बंडल। ये कोई भीख के पैसे नहीं थे, ये 10 लाख रुपए नकद थे। प्रिया की सांस हलक में अटक गई। आसपास काम कर रहे लोग अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। सन्नाटा छा गया। प्रिया ने कांपते हाथों से गिनना शुरू किया। 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख। पूरे बैंक में खुसर फुसर शुरू हो गई। इस भिखारी जैसे दिखने वाले बच्चे के पास 10 लाख जरूर चोरी के होंगे। कहाँ से मारा होगा इसने? गरीबों के पास इतनी रकम कहाँ से आती है? अब हंसी गायब थी। उसकी जगह ले ली थी शक ने, वो गहरा जहरीला शक जो हमारा समाज अक्सर गरीबों पर करता है। मैनेजर को बुलाओ अभी। श्रीमती शर्मा, बैंक मैनेजर, अपनी केबिन से बाहर आईं। क्या तमाशा है? मैडम, इस बच्चे के पास 10 लाख कैश है। श्रीमती शर्मा की आंखें फैल गईं। उन्होंने राजू के फटे कपड़ों को देखा, फिर नोटों के ढेर को। फैसला उसी पल हो गया। सच सच बता, कहाँ से चुराए ये पैसे? किसके घर में डाका डाला है? या तेरे माँ बाप ने कोई गैर कानूनी काम किया है? राजू का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं मैडम, ये मेरे। लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। श्रीमती शर्मा ने तुरंत फोन घुमाया। पुलिस को भेजिए, एक चोर पकड़ा गया है। पुलिस आई, 2 हवलदार आए, वो भी जल्दबाजी में। उन्होंने आव देखा न ताव, राजू की बाह मरोड़ी। चल थाने, वहाँ तोते की तरह बोलेगा तू। एक पल में राजू ग्राहक से मुजरिम बन गया। लोग वीडियो बना रहे थे, हंस रहे थे। देखा, शक्ल से ही चोर लगता था। राजू रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। मैंने चोरी नहीं की, ये मेरे पापा ने खेत बेचकर। लेकिन उसकी आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह दब गई। पैसों को सबूत मानकर जब्त कर लिया गया और राजू को जीप में ठूस दिया गया। बैंक में फिर से शांति हो गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अन्याय की ये सिर्फ शुरुआत थी। थाने का मंजर और भी खौफनाक था। थानेदार सिंह, एक कड़क और बेरहम आदमी, जिसे सच से ज्यादा अपना केस फाइल बंद करने की जल्दी थी। सच बता, किस एटीएम को तोड़ा, किस सेट को लूटा? राजू सुबक रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे दादाजी की जमीन थी। शहर बढ़ गया तो कीमत बढ़ गई। पापा ने खेत का आधा हिस्सा बेचा है मेरी बहन की पढ़ाई के लिए। थानेदार जोर से हंसा। अरे वाह, क्या कहानी गढ़ी है। ये सब फिल्मी डायलॉग किसी और को सुनाना। उसने बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के फाइल खोल दी। आरोपी नाबालिग, जुर्म चोरी, संदिग्ध, बरामद 10 लाख नकद। बस एक मुहर लग गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब दिखता था। अगली सुबह राजू के माता पिता नरेश और मीना बदहवास हालत में थाने पहुंचे। हमारा बेटा चोर नहीं है साहब, वो ईमानदार है। लेकिन थानेदार ने उन्हें भी लपेट लिया। अच्छा, तो तुम ही हो वो गैंग लीडर, बच्चे से चोरी करवाते हो? नरेश और मीना के पास न पैसा था, न पावर, न कोई बड़ा वकील। वो टूट चुके थे, सिस्टम ने उन्हें कुचल दिया था। लेकिन तभी थाने का दरवाजा एक धमाके के साथ खुला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ, हाथ में फाइलों का एक पुलिंदा। उसके पीछे राजू के गांव का एक आदमी था। ये थे वकील राज वर्मा, गरीबों के मसीहा। रुकिए, ये बहुत बड़ी गलती हो रही है थानेदार साहब। थानेदार ने उन्हें घूरा। तू कौन है? मैं इस बच्चे का वकील हूँ। राज वर्मा ने टेबल पर कागजात पटके। धड़ाम। ये जमीन के असली कागज हैं। ये रही सेल डीड, ये बैंक की रसीद है जहाँ से खरीदार ने पैसा दिया, और ये रहा टैक्स सर्टिफिकेट। उन्होंने थानेदार की आंखों में आंखें डालकर कहा, हर एक पैसा लीगल है। इनके दादा की पुश्तैनी जमीन जो अब शहर की सीमा में आ गई है, उसे 20 लाख में बेचा गया है। 10 लाख नकद, बाकी चेक। ये चोरी का माल नहीं, इनकी मेहनत और विरासत की कमाई है। थानेदार की बोलती बंद हो गई। वकील राज वर्मा अब अपने रौद्र रूप में थे। सुनिए इंस्पेक्टर, बिना किसी एफआईआर, बिना किसी वारंट, सिर्फ उसके कपड़े देखकर आपने तय कर लिया कि वो चोर है। ये सिर्फ गलती नहीं है, ये वर्दी का और कानून का अपमान है। मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर ये बच्चा अगले 5 मिनट में इज्जत के साथ रिहा नहीं हुआ तो मैं सीधा हाई कोर्ट जाऊंगा। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और मानहानि का ऐसा केस ठोकूंगा कि आपकी नौकरी और इस बैंक का लाइसेंस दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। थानेदार सिंह का पसीना छूट गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो जानता था कि वो फंस गया है। कुछ ही देर बाद राजू बाहर आया। उसके माँ बाप ने उसे गले लगा लिया। आंसू थे, लेकिन अब वो राहत के थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असली बदलाव अभी बाकी था। अगले दिन जब बैंक के मैनेजर को एक लीगल नोटिस मिला, गरीबी के आधार पर ग्राहक के साथ भेदभाव, बैंक की साख दांव पर थी। हेड ऑफिस से तुरंत ऑर्डर आए,
अगली सुबह जब राजू अपने माता पिता और वकील के साथ बैंक पहुंचा तो नज़ारा बदला हुआ था। वही मैनेजर श्रीमती शर्मा, जो कल उसे चोर कह रही थीं, आज हाथ जोड़े खड़ी थीं। बेटा, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। हमने इंसान को नहीं, उसके लिबास को देखा। प्रिया, वो कैशियर, अपनी नजरें नहीं उठा पा रही थीं। मुझे माफ़ कर देना राजू, मैंने तुम्हें जज किया, मैं शर्मिंदा हूँ। राजू ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिला दिया। उसकी खामोशी ने सबसे ज्यादा शोर मचाया। उसका खाता खोला गया और इस बार उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। 10 लाख जमा हुए, उसे पासबुक, एटीएम कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग किट दी गई। सीनियर मैनेजर ने खुद उसे एक छोटा सा तोहफा दिया, एक पिग्गी बैंक, जिस पर लिखा था, ईमानदारी ही असली दौलत है। कुछ महीनों बाद अगर आप उस बैंक में जाते तो आपको रिसेप्शन पर एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई देता। उस पर राजू की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर थी और नीचे लिखा था, इंसान की परख उसके कपड़ों से नहीं, उसके किरदार से होती है। यहाँ हर ग्राहक हमारे लिए वीआईपी है। बैंक ने अपने हर कर्मचारी के लिए सेंसिटिविटी ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी। राजू की वो घटना एक नज़ीर बन गई।